एपिसोड 30। मोमोज खाने के बाद आयशा ने सायशा को वापस बेड़ी मेंशन भेज दिया और खुद अभय को फ़ोन कर उसे लेने के लिए बुला लिया। कुछ ही देर में अभय आयशा को लेने के लिए पहुंचा। आयशा उसकी बगल वाली सीट में बैठी और फिर वो दोनों अभय के फार्म हाउस पहुंचे। पूरे रास्ते अभय ने आयशा से बात तक नहीं करी, तो उसने भी डिसाइड किया कि वो घर पहुंचकर इत्मीनान से अभय को सब कुछ समझाएगी। बिना कुछ बोले अभय गाड़ी से उतरा और घर के अंदर चला गया। आयशा भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर चली गई। हॉल में अनिरुद्ध और जितेंद्र भी थे। आयशा की नज़रें अभय को ढूंढ रही थी, मगर वो हॉल में नहीं था। तभी जितेंद्र आयशा से बोला, मैडम सर स्टडी रूम में है, आप कहें तो मैं आपको उनके पास ले चलूं? जितेंद्र की बात सुनकर आयशा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर वो उसे अभय के पास ले गया। जितेंद्र आयशा को वहीं स्टडी रूम के बाहर छोड़कर वापस हॉल में चला गया। आगे क्या था, आयशा को अब अभय का सामना अकेले ही करना था। कहीं ना कहीं उसे डर लग रहा था कि कहीं अभय गुस्से में आकर उसे कुछ कर ना दे, और अगर वो उसे कुछ कर भी दे तो अनिरुद्ध तो उसे बिल्कुल भी नहीं बचाने वाला था अभय से। आयशा ने अपने दोनों हाथों की फिंगर्स क्रॉस कर ली और हिम्मत करके स्टडी रूम में एंटर हुई। अभय सोफे पर बैठकर आयशा के ही आने का इंतजार कर रहा था। वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। अभय ने उसे अंदर आने के लिए कहा तो वो सोफे पर जाकर उसके पास बैठ गई। बोलो, क्या काम है? अभय ने उसे एक टुक घूरते हुए पूछा। आयशा हल्का सा मुस्कुराई और अभय से बोली, अभय मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, कि मैं तुम्हारे और पापा के बीच की डील के बारे में सब कुछ जानती थी और मैंने तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अभय ने आयशा की बात सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसने कॉफ़ी का घूंट लिया और लेफ्ट आईब्रो उचकाते हुए उससे बोला, आगे बोलो, और कुछ कहना है? नहीं कहना है तो जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम इतना रूड क्यों हो रहे हो? मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया तो तुम्हें बुरा लग गया? और जो तुम सोहम मित्तल के साथ मिलकर बेनी डिज़ाइंस को बर्बाद करने का प्लानिंग कर रहे थे, इस बारे में तुम क्या जवाब दोगे? तब तुमने इस बारे में सोचा था कि जब तुम्हारे घटिया खेल के बारे में मुझे पता लगेगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा? मेरे पापा ने तुम्हारे साथ डील इसलिए साइन की थी ताकि तुम उनके बिजनेस में फाइनेंशियली हेल्प कर सको। उन्होंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुम तो धोखेबाज निकले। अब तो आयशा अभी पर बुरी तरह से फट चुकी थी गुस्से में। क्यों? कोई रिश्तेदार है तुम्हारा बाप मेरा, जो मैं फाइनेंशियली हेल्प करूँगा तुम्हारे बाप की? मैंने गुस्से में कॉफ़ी का कप अपने हाथ में ही फोड़ लिया, क्योंकि उससे आयशा की बातें बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। अभय! आयशा अभय से पूरी तरह से डर चुकी थी, लेकिन फिर उसने अभय को शांत करने की कोशिश करी। अभय वो मेरे पापा हैं, तुम्हारे ससुर हैं। आयशा धीमे से वो फुसफुसाई। इतने में वहाँ अनिरुद्ध और जितेंद्र भी आ गए। नहीं है, ना तुम मेरी कुछ हो और ना तुम्हारा बाप मेरा कुछ लगता है, और ना ही तुम्हारा खानदान। मैं शांति को नहीं मानता हूँ। तुम्हें खुद अभी तक समझ नहीं आया? शादी करने के बाद मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर ही छोड़ गया। उसके बाद मेरी चाची तुम्हें लेने के लिए आई, लेकिन फिर भी मेरे खानदान ने तुम्हें बहू का दर्जा नहीं दिया। अगर दिया होता तो तुम अभी पेंट हाउस में होती, नहीं ना? अभी तुम महल में होती, लेकिन तुम्हें कभी भी महल लेकर मैं गया ही नहीं, क्योंकि तुम्हें उस घर में कोई पसंद नहीं करता है। और मेरी दादी था तुम्हें अपनी बहू कभी नहीं मानेंगी, क्योंकि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। ना मैं तुम्हें कभी अपनाऊंगा और ना मैं तुम्हें कभी तलाक दूंगा। जिंदगी भर के लिए ऐसे ही लटका कर रखूंगा मैं तुम्हें, समझी? मैं वाकई में धोखेबाज हूँ। यह है मेरा असली चेहरा। अब मैंने आयशा को एक ही सांस में इतना कुछ कह दिया। उसके हाथ से अभी भी खून बह रहा था। वहीं आयशा ये सब कुछ सुनने के बाद भी भूत बनकर खड़ी थी। अभय, तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। आयशा की नज़रें अब अभय के जख्म पर थीं। वो उसके जख्म को देखने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, अभय ने उसे पीछे धकेला और पीछे सोफे पर जाकर गिरी। मुझे हाथ भी मत लगाना तुम। घुटन होती है मुझे तुम्हारे साथ रहने में। घिन आती है मुझे तुमसे। तुम्हारी औकात भी है मेरे पास बैठने की। बस एक बार मैं तुम्हारे बाप को बर्बाद कर दूँ, फिर तुम्हारी बारी है। तुम्हें और तुम्हारे खानदान को उतनी आसानी से बख्शूंगा नहीं मैं। अभय की आंखों में इस वक्त गुस्से से लाल थी।
उसकी आंखों में आयशा के लिए सिर्फ नफरत भरी हुई थी। आयशा अभय का ऐसा व्यवहार देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई। उसे काफ़ी ज़ोर से धक्का लगा। ये जानकर भी अभय ने उससे इसलिए शादी नहीं की थी नहीं की थी क्योंकि वो उससे प्यार करता था, बल्कि उसने उससे शादी इसलिए की थी क्योंकि उसे आयशा के ख़ानदान से बदला लेना था। मेरे पापा ने ऐसा किया क्या है जो तुम हर रिश्ते को मानने से इनकार कर रहे हो? आखिर हम लोगों ने करा क्या है ऐसा? आयशा ने अभय से पूछने की कोशिश करी, लेकिन तभी उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध बीच में बोल पड़ा। ओह रियली? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे परिवार ने करा क्या है? नहीं, नहीं पता है। आयशा ने सिसकते हुए अनिरुद्ध को जवाब दिया। तो अपने घर वालों से ही जाकर पूछो, वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। अनिरुद्ध ने आयशा को उसके सवाल का जवाब दिया और फिर वो अपने भाई को स्टडी रूम से बाहर ले गया। आयशा भी वापस अपने घर बेदी मेंशन आ गई। वो घर पहुंचते ही सबसे पहले अपने पापा को ढूंढने लगी, लेकिन वो तो अभी घर पर थे ही नहीं। जब मंजीत ने अपनी बेटी को परेशान देखा तो वो उससे पूछने लगी, लेकिन आयशा ने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा। पापा कब तक आएंगे? आयशा अपनी माँ से बस यही पूछे जा रही थी। वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो मुझे बता क्या बात हुई है तेरे और अभय के बीच, जो तू इतनी ज़्यादा परेशान है? मंजीत ने स्ट्रिक्ट आवाज़ में आयशा से कहा। तो उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया, जो कुछ अभी जो कुछ भी अभय ने उससे कहा था। मुझे लगता है कि अब मुझे नीनी को सारा सच बता देना चाहिए, मंजीत अपने मन में बोली। जब आयशा ने अपनी माँ का परेशान चेहरा देखा तो वो उन्हें समझाने लगी। माँ, आप फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तो अभय गुस्से में है, इसलिए शायद से उसने गुस्से में मुझे इतना कुछ कह दिया हो। नहीं, इंसान गुस्से में सच बोलता है, अपने मन की बात कहता है, अपने दिल की बात कहता है। अभय ने भी कुछ ऐसा ही किया है, मंजीत आयशा को समझाने लगी। इतने में राजवीर, अमन और करण भी घर पहुंचे। सब ठीक तो है ना बच्चा? राजवीर भागकर अपनी आयशा के पास आया। जब से उसे मंजीत के ने फ़ोन करके घर जल्दी आने को कहा था, तब से ही राजवीर को टेंशन होने लगी थी। इसलिए वो अपना काम अधूरा छोड़कर घर आ गया, और उसके दोनों भाई भी। क्या बात है नीनी, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अमन ने आयशा से कहा, लेकिन उसने अपने भाई की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने पिता से बोली। पापा, अभय ने कहा कि उसके बाद आयशा ने अपने पिता को भी सब कुछ बता दिया, जो कुछ अभी थोड़ी देर पहले अभय के घर पर हुआ था। ये सब सुनने के बाद राजवीर को काफ़ी गुस्सा आया। वो गुस्से से घर से बाहर चला गया। अमन और करण भी अपने पिता के पीछे गए और आयशा और मंजीत भी उनके पीछे भागे। अभय का पेंट हाउस। राजवीर अभय के पेंट हाउस पहुंचा। उसने डोरबेल बजाई और एक लेडी ने दरवाज़ा खोला। अपने मालिक को बुलाओ, राजवीर गुस्से भरी आवाज़ में उस सर्वेंट से बोला। वो सर्वेंट राजवीर को देखकर काफ़ी हैरान हुई और भागकर अभय के स्टडी रूम में पहुंची, उसे इन्फॉर्म करने के लिए कि राजवीर सिंह बेदी आए हैं इस वक्त, और वो काफ़ी गुस्से में भी हैं। अभय और अनिरुद्ध और जितेंद्र तीनों हॉल में पहुंचे। राजवीर ने बिना कुछ बात किए सीधा अभय का कॉलर पकड़ लिया। इतने में वहाँ अमन और करण भी पहुंचे, और आयशा और मंजीत भी। तो समझता क्या है खुद को? राजवीर उसके मुंह पर चिल्लाया। अपने सामने का ये मंजर देख अमन और करण आगे बढ़े अपने पिता को रोकने के लिए, लेकिन राजवीर ने अभय का कॉलर काफ़ी ज़्यादा टाइट पकड़ा हुआ था और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। पापा! आयशा आगे बढ़ी अपने पिता को रोकने के लिए, लेकिन उसने अपनी बेटी की भी नहीं सुनी। तुझे मैंने पहले भी वार्न किया था ना कि बेदी परिवार का राठौड़ परिवार के नुकसान से कोई लेना देना नहीं है। कुछ नहीं किया है बेदी परिवार ने, इसलिए हमारा पीछा छोड़ दे और मेरी बेटी को इन सब मुद्दों से दूर रखना। लेकिन तू नहीं माना। राजवीर ने उसे एक ज़ोरदार तमाचा मारा और पीछे धकेला, ठीक उसी तरह जैसे अभी थोड़ी देर पहले अभय ने आयशा को धकेला था। लेकिन अभय सीधा ज़मीन से जाकर टकराया। आयशा उसे संभालने के लिए भागी। तुम ठीक तो हो? आयशा से चिंता जताते हुए बोली, लेकिन इस वक्त अभय राजवीर को ही घूरे जा रहा था। अगर तूने फिर से मेरी बेटी को तंग किया या उसे तकलीफ दी, तो तुझे अभी अंदाज़ा भी नहीं है कि राजवीर सिंह बेदी क्या कर सकता है, समझा? राजवीर ने भी अभय की आंखों में आंखें डालकर उससे ये कहा। अभय अब भी शांत था, इनफैक्ट अनिरुद्ध भी। दोनों भाई अभी शांत थे। राजवीर को एक शब्द नहीं बोले। राजवीर ने भी आयशा
का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर ले जाने लगा, लेकिन उसने साथ जाने से मना कर दिया और कहने लगी उसे अभय के ही पास रहना है और वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन उसके पिता ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे खींच कर घर से बाहर ले गया। मेरी परिवार के जाने के बाद अनिरुद्ध अपने भाई के पास बढ़ा, उसे ज़मीन से खड़ा करने के लिए। अभय की आंख से एक आंसू टपका और अनिरुद्ध से बोला, मेरे परिवार को सड़क पर नहीं ले आया ना, तो मेरा नाम भी अभय सिंह राठौर नहीं। और शुरुआत करूंगा राजवीर सिंह बेदी की दुलारी बेटी सायशा से। सायशा का नाम सुनते ही अनिरुद्ध का दिल और दिमाग एक जगह पर ही रुक गया। अपने भाई की बात सुनकर अनिरुद्ध को काफ़ी बुरा लग रहा था आयशा और सायशा के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोनों बहनें तो बेगुनाह थीं। उन दोनों को बिना गलती की सज़ा मिलने वाली थी, लेकिन अनिरुद्ध कुछ कर भी नहीं सकता था। जितेंद्र बेदी परिवार के हर एक मेंबर की डिटेल्स लेकर आओ मेरे पास, ये कहकर अभय अपने बेडरूम में चला गया। वहीं बेदी मेंशन में, पापा आपने अभय के साथ ऐसा क्यों किया? आयशा ने सिसकते हुए अपने पिता से पूछा। क्योंकि वो इसी लायक है, अमन ने जवाब दिया। तो आयशा चिढ़ गई, तो आपकी बीवी किस लायक है जो इस घर को बर्बाद करने पर तुली हुई है? जिंदगी में आज पहली बार आयशा ने अपने भाई को पलटकर जवाब दिया था। इतने में बीच में नम्रता बोल पड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तुम्हारे गुंडे पति के साथ कंपेयर करने की? तुम्हारा पति एक गुंडा है तो इसमें कोई भी क्या कर सकता है? तुम एक अनफॉर्चुनेट गर्ल हो तो इसमें मेरा क्या दोष है? नम्रता की बात सुनकर आयशा हैरान हुई। उसे काफ़ी बुरा लगा जब नम्रता ने उसके पति को गुंडा बोला। वहीं सभी घर वाले नम्रता को डांटने लगे उसके कहे हुए शब्दों के लिए। अभय के लिए गुंडा शब्द सुनकर आयशा कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो रोती हुई घर से बाहर भाग गई। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कहानी की आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू।